नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में अशोक लेलैंड कंपनी के नवीन विनिर्माण संयंत्र का ही भव्य उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संयंत्र के महत्व और प्रदेश में ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि ये नया संयंत्र न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने ही संयंत्र के कार्यप्रणाली और उत्पादन क्षमताओं का अवलोकन किया है और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी है। आयोजन के दौरान ही स्थानीय मीडिया और आम जनता ने भी इस उद्घाटन का लाभ उठाया और संयंत्र की आधुनिक तकनीक का भी अवलोकन किया। एक और लखनऊ से बड़ी अपडेट बता दें, जहां पर कोडिन कप सिरप मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। शुभम ने कारोबार से कमाए हैं 800 करोड़, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कप सिरप मामले में ये बड़ी अपडेट, जहां पर शुभम ने 800 करोड़ कमाए। हर बोतल पर लिया है 500 रुपए का मुनाफा। 2.24 करोड़ बोतलें शुभम ने बांग्लादेश भी भेजी है और दवा कंपनी को 300 करोड़ का भुगतान किया गया। एक बोतल की खरीद में 100 से 120 रुपए थी। अवैध बिक्री से ही 1100 करोड़ की आमदनी। कप सिरप मामले को लेकर बड़ी अपडेट, जहां पर शुभम की आमदनी की भी अब रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं कोडिन कप सिरप मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। शुभम ने कारोबार से कमाए हैं 800 करोड़ रुपए और हर बोतल पर लिया है 500 रुपए का मुनाफा। एक बोतल की खरीद ही 100 से 120 रुपए थी। अवैध बिक्री से ही 1100 यहां पर मामला सामने आया है। कोडिन कप सिरप मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के तहत ही रेलवे स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। लखनऊ रेलवे मंडल के ही डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने चंदौली और इसके साथ ही त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर विकास कार्य और यात्री सुविधाओं का भी गहन जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान ही डीआरएम ने स्पष्ट किया कि लखनऊ से सुल्तानपुर रेल खंड के ही सभी स्टेशनों का ही चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या फिर घटिया निर्माण कार्य पाया गया तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब कई सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यात्रियों ने ठहराव समस्या भी उठाई। तो आरसीसी सड़क मामला सामने आया, यात्रियों ने ठहराव समस्या भी उठाई है। बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आरसीसी सड़क गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी जिले से ही ये खबर सामने आई है। आपको जानकारी देते चलें कि यहां पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के तहत ही रेलवे स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्यों का ही औचक निरीक्षण किया गया। लखनऊ रेलवे मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने चंदौली और इसके साथ ही त्रिवेंद्रगंज और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर विकास कार्य और यात्री सुविधाओं का गहन जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान ही डीआरएम ने स्पष्ट किया है कि लखनऊ से सुल्तानपुर रेलखंड के सभी स्टेशनों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या फिर घटिया निर्माण कार्य पाया गया तो फिर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ ही कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
डीआरएम ने स्टेशनों का जायजा लिया है। घटिया निर्माण पर सख्त चेतावनी भी दी गई है। बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, अमृत भारत योजना का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ ही अमृत भारत योजना का ये निरीक्षण जहां पर निर्देशित भी किया गया है। डीआरएम ने स्टेशनों का जायजा लिया। और इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है। घटिया निर्माण पर सख्त चेतावनी भी दी गई है। अमृत भारत योजना का निरीक्षण किया गया, जहां पर चेतावनी भी दी गई, अगर घटिया सामग्री पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। घटिया निर्माण पर यह सख्त चेतावनी देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान पहुंचे, जहां पर लोगों से भी बातचीत की और काम का भी जायजा लिया है। ये हमारा रूटीन इंस्पेक्शन है। लखनऊ से हम निकले हैं, हम सुल्तानपुर तक डिफरेंट स्टेशंस पे और जो हमारे गियर्स होते हैं उनके निरीक्षण के लिए उसी सिलसिले में है। ट्रैक की सेफ्टी और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो हम ताकि सुरक्षा कैसे इंश्योर करी जाए, तो उस सिलसिले में ये निरीक्षण में हम निकले हुए हैं। और पैसेंजर एमिनिटीज़ के क्या वर्क जो चल रहे हैं डिफरेंट, जैसे हैदरगढ़ में ABSS के वर्क चल रहा है अमृत भारत के स्कीम में, तो इसमें भी काम शुरू हो गया है, तो उसके प्रगति की समीक्षा हम कर रहे हैं। ट्रेनों के ठहराव के लिए हमने 2 ट्रेनों के लिए हेडक्वार्टर प्रपोजल भेजा हुआ है जी, एक महामना एक्सप्रेस और एक वरुणा एक्सप्रेस के लिए। तो चूंकि ट्रेनों का ठहराव रेलवे बोर्ड से होता है, हमें प्रपोजल भेजनी होती है हेडक्वार्टर को और हेडक्वार्टर से फिर वो रेलवे बोर्ड को जाती है। हमने भेज दिया है हेडक्वार्टर को, जब बोर्ड से सैंक्शन आएगा तो हम आपको बताएंगे। शौचालय जैसा अभी आपने हमारे साथ देखा, शौचालय है वहाँ पे, हम उसको और अच्छा करा देंगे। और बाकी प्लेटफॉर्म्स पैसेंजर्स के बैठने के लिए अभी अमृत भारत में बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी। तब तक के लिए जो हमारी ये गैलरी है, इस गैलरी में लोग बैठ सकते हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं। रायबरेली से जाते हैं? जी हाँ, रायबरेली से जाते हैं। तो बनारस के लिए कोई गाड़ी नहीं है यहाँ, यही फरक्का छोड़ के बाकी कोई गाड़ी नहीं है। तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, हाँ, उनका सबका ठहराव नहीं ज़्यादा तो 2 मिनट का हो तो कम से कम पैसेंजरों को जो है सुविधा होगी। करते हैं यहाँ पर डीआरएम साहब से कि हैदरगढ़ स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर हमारी गाड़ियों का सभी ठहराव किया जाए। जितनी एक्सप्रेस के दौरान आपने मांग रखी? जी, निरीक्षण के दौरान हमने ये वर्मा सर से मांग किया है कि यहाँ पर जो है गाड़ी रोकी जाए। आश्वासन दिया सर ने कि हाँ, हम देखते हैं, आपको जैसे भी उपाय का यहाँ पर रोकेंगे। और यहाँ बनारस और लखनऊ इतना सबसे फास्ट रूट ये हैदरगढ़ होके जाता है और कोई रूट नहीं, जबकि इधर से बछरावा और वो रूट लंबा पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि हैदरगढ़ हमारा बड़ा स्टेशन, इसकी वजह मुसाफिर खाना, कृष्णा नगर और लंबा छोटे स्टेशन पर ठहराव होते हैं, वहाँ गाड़ी रुकती है, सिर्फ हमारे हैदरगढ़ पर नहीं रुक पा रही, जबकि ये एक बड़ा स्टेशन है। लखनऊ से निहालगढ़ के बीच में सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यात्री निकलता है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं RN नेशनल टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे मंडल लखनऊ के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा का आज लखनऊ से सुल्तानपुर तक औचक निरीक्षण जारी है। इस दौरान उन्होंने छंदरौली और त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ और इसके बाद चौबसी और निहालगढ़ लगातार जो है उनका औचक निरीक्षण किया जा रहा है और कहीं पर व्यवस्थाएं बेपट्टी पर मिल रही है तो उस मामले को लेकर जो है सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो निरीक्षण हो रहा है इसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या आगे अपडेट सामने आता है और क्या बेहतर इंतजाम देखने को मिलते हैं और क्या सख्त निर्देश के बाद क्या व्यवस्थाएं पटरी पर आएंगी या फिर वैसे ही बदहाल रहेंगी। नेशनल RN टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य कमलेश पासवान ने ही देवरिया जिले के ही विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि ये योजना विकसित भारत मिशन को गति देने वाली ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री कमलेश पासवान ने बताया है कि जहां पर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में सीधा इजाफा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना पर केंद्र सरकार द्वारा करीब 97,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
फायदे होंगे। एक तो मजदूर को उसको काम मिलेगा और कृषि का भी कार्य करने में आसानी हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि इस बीवीजी राम जी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का राजस्व मिलाकर करीब 1,51,000 करोड़ रुपए गांवों के विकास के ऊपर खर्चा करने जा रही है और उसी को लेकर इस एक्ट को चेंज किया गया है। बीराम जी में पहले हम मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी देते थे, बीबीजी राम जी में हम 125 दिन की मजदूरी देंगे। कृषि के समय, कार्य के समय हमको मजदूर नहीं मिलते थे, अब हमको केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है। जब कृषि का कार्य चले तो 60 दिन का कार्य वो अपने हिसाब से रोक। प्रयागराज में 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर संगम क्षेत्र में होने वाले पवित्र स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। सभी प्रमुख घाटों और स्नान स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष योजना भी बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और नगर प्रशासन मिलकर घाटों पर सुरक्षा, एम्बुलेंस और सहायता केंद्र स्थापित करेंगे। सुरक्षा के लिए ही वॉच टावर और सीसीटीवी और विशेष टीमों की भी तैनाती की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने बच्चों और सामान पर ही विशेष ध्यान रखें। और इसी खबर पर हमारे साथ घनश्याम शुक्ला जुड़ चुके हैं। घनश्याम, किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है आगामी त्योहारों को लेकर? जी, आपको बता देना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो है वो संगम की रेती पे बसने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेले के आयोजन का शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से हो चुका है और कल्पवासी और साधु संत आ चुके हैं और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पे जो है यहाँ भारी संख्या में स्नानार्थी पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है और प्रमुख घाटों और स्नान स्थलों पर पर्याप्त संख्या में विभिन्न तरह की पुलिस एजेंसियों और पुलिस बल की तैनाती की है। आपको बता दें कि अभी बीते 2 दिन पहले भी मेला क्षेत्र में जो है एटीएस और तमाम पुलिस बल और एजेंसियों ने जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यानी इस तरीके से आपको एक तरीके से बता दें कि पुलिस और प्रशासन एकदम चुस्त है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। और जहां तक श्रद्धालुओं की बात करें, उनकी सुविधा के लिए पुलिस और नगर प्रशासन ने मिलकर घाटों पर सुरक्षा, एम्बुलेंस और तमाम तरह की सहायता केंद्र स्थापित किया है। सुरक्षा के लिए वॉच टावर, सीसीटीवी और विशेष टीम की भी तैनाती की गई है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि इन सब व्यवस्थाओं की जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 10 जनवरी को प्रयागराज आ सकते हैं और वह माघ मेला के कार्यों का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल घनश्याम जी, अगर देखा जाए तो वीआईपी एंट्री की बात करें तो वहां पर किस तरीके की सुविधाएं रखी गई है, आमजन के लिए किस तरीके की सुविधाएं रखी हैं, और सुरक्षा की जिस तरीके से आपने बात करी है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी, आपको बता देना चाहेंगे कि चप्पे चप्पे पे जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं और पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल घनश्याम जी, वीआईपी एंट्री में अगर दिग्गजों की बात करें, और भी कोई इसमें बड़े नामी शामिल हो सकते हैं इस दौरान? जी, आपको बता दें कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि हर बार मेला में जो है तमाम तरह के वीआईपीओ की एंट्री होती है। प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के भी बड़े बड़े वीआईपी आते हैं और स्नान करते हैं। उनके लिए अलग वीआईपी घाट बनाया जाता है प्रत्येक साल, और इस साल भी वीआईपी घाट बनाया गया है जहाँ से वीआईपीओ को स्नान सुनिश्चित की जाएगी। जी घनश्याम जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर पधारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का,
माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का मैं सबसे पहले लखनऊ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम प्रकार की आपदाएं हम सब के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा
था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है। 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।